हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आज हम मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर के प्राणी में किस प्रकार की व्यवहार है, किस प्रकार के वो आवास में रहते हैं, किस तरह से वो व्यवहार दर्शाते हैं, बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं, उस उनका हमें अध्ययन करने के लिए हमें जो भी विधियाँ थी उन विधियों को हम पढ़े थे। उनमें से हमने दो विधि, एक तो न्यूरो एनाटॉमिकल और एक न्यूरो फिजियोलॉजिकल, दो टाइप के मेथड्स देखे थे जिनसे हमें प्राणियों की एनिमल्स की बिहेवियर के बारे में पता चलता है। अभी तक हमने व्यवहार अध्ययन की दो निम्न विधियों के बारे में पढ़ा था। एक ऐसी जो ब्रेन की फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई थी और दूसरी जो वाइल्ड नेचर से जुड़ी हुई थी। व्यवहार के अध्ययन की दो निम्न विधियां हो सकती है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि मस्तिष्क कार्यकी के संदर्भ में ऐसे अध्ययन प्रयोगशालाओं में निम्न विधियों से किए जा सकते हैं। अगर ब्रेन फिजियोलॉजी से हम अध्ययन करेंगे और उसको हमें लैब के अंदर देखना है तो उसके लिए हमारे पास ये तीन टाइप की देखने को मिल सकती है। एक होता है न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड और दूसरी है न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड और न्यूरोकेमिकल मेथड। अभी तक हम न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड्स के बारे में और न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि न्यूरो एनाटॉमिकल जो मेथड है वो कैसे वर्क करती है। तो न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये ब्रेन है या किसी भी प्राणी का जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर भाग जो होता है उसको या तो हम डैमेज कर दें या उसको वहां से रिमूव कर दें या फिर इसकी फिजियोलॉजी में हम चेंज कर दें। तो क्या देखने को मिलता था, उस पर्टिकुलर प्राणी का जो व्यवहार होता था, बिहेवियर जो होता था उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी को हम न्यूरो एनाटॉमिकल कहते हैं। वहीं बात करूं कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल के अंदर हमने देखा कि ब्रेन के पर्टिकुलर एक भाग में उसको थोड़ा सा डैमेज करके या उसको रिमूव करके वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि उस प्राणी का जो बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज होता है और उसका हम अध्ययन कर पाते हैं। अगर न्यूरो एनाटॉमिकल की बात करें तो यहाँ पर दो तरह का दिखा था, एक हमने लेशन देखा था और एक हमने एब्लेशन देखा था। एब्लेशन जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी ये टिश्यू है, इस पर्टिकुलर टिश्यू को या डैमेज कर दे या इसको रिमूव कर दे तो ये क्या कहलाएगा, ये बड़ी हानि होगी, बड़ा डैमेज होगा, तो ये क्या कहलाता है, एब्लेशन कहलाता है। और लेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो कोई टिश्यू है इस टिश्यू को के अंदर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर दे तो वो क्या कहलाता है, लेसन कहलाता है। लेसन जो होता है वो छोटी हानि होती है। चलिए आज हम न्यूरोकेमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूरो शब्द में लिखा हुआ है कि न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका से जुड़ा हुआ और केमिकल का मतलब होता है कुछ केमिकल कंपाउंड या रसायन। और रसायनों में क्या आते हैं, या तो हार्मोन हो सकते हैं या फिर कुछ एमाइड्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं। इनके द्वारा किस तरह से एक एनिमल का बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने दूसरा जो टाइप है वो कौन सा था, प्रकृति वाइल्ड या प्राकृतिक आवास में पारिस्थितिकी व पर्यावरण के संदर्भ में व्यवहार का अध्ययन। कि जो प्रकृति है और इसका जो प्राकृतिक आवास है जीव का, उसका अपने पर्यावरण के साथ, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ किस तरह का व्यवहार है, इकोलॉजी में वो किस तरह का बिहेवियर करता है, उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, एनिमल बिहेवियर की एक इंपॉर्टेंट मेथड होती है। इसके अंदर 5 तरह के मेथड्स देखने को मिलते हैं। एड लिबिटम, फोकल एनिमल सैम्पलिंग टेक्निक, स्कैन सैम्पलिंग टेक्निक, ऑल ऑकरेंस और 1-0। तंत्रिका रासायनिक तकनीक, न्यूरोकेमिकल टेक्निक के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड पढ़ी थी और न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड के अंदर हम क्या कर लेते, इलेक्ट्रिक स्टिमुलस दे रहे थे। पर इसकी कुछ लिमिट्स है।
इस लिमिट से ज़्यादा वो विश्वसनीय नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख के एनिमल के बिहेवियर का तो पता कर सकते हैं, पर उसका जो बिहेवियर आ रहा है वो उस बिहेवियर वो जो बिहेवियर आ रहा है ना, उस बिहेवियर उसका कौन सा भाग एक्टिव है ये बता नहीं सकते कि हमने किस जगह पर स्टिमुलस दिया था और उससे कौन सा भाग एक्टिव हुआ था और उससे क्या आया, बिहेवियर आया। जैसे कि हमने ये ब्रेन दिया, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोड लगा दिए जिसके टिप को छोड़कर बाकी सारा भाग कैसा था, विद्युत रोधी था। अब जैसे हम ये बता नहीं सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन से ही क्या उसके व्यवहार में बिहेवियर आया है, यहाँ से आया है, या फिर किस जगह से उसके व्यवहार में जो उद्दीपन ने किस तरह से उसके व्यवहार को बदला है, कि किस तरह से जो उद्दीपन है वो एक्टिव होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये हम नहीं बता सकते। चलिए नोट्स में देखते हैं। अकेले मस्तिष्क के विद्युतीय उत्पादन उद्दीपन की मतलब स्टिमुलस की विधि व्यवहार अध्ययन में सीमित उपयोगिता है, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है, विद्युतीय उद्दीपन विश्वसनीयता या अविश्वासपद रूप में यह नहीं दिखा पाता कि उद्दीपित क्षेत्र व्यवहार के सक्रियण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसलिए व्यवहार के रसायनों से कुछ संबंध को खोजने के लिए मस्तिष्क के रासायनिक उद्दीपन केमिकल ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक विकसित की गई थी। न्यूरोकेमिकल एक तरह की कैसी ही केमिकल ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर कोई ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं, हार्मोन से होते हैं, उनके जरिए ब्रेन के किसी पर्टिकुलर भागों को निष्क्रिय किया जाता है और फिर एनिमल बिहेवियर को देखा जाता है, उसका प्रेडिक्शन लिया जाता है। इन विधियों में तंत्रिकी दवाओं, कोई मेडिसिन हो सकती है, न्यूरल मेडिसिन, तंत्रिकी संचारी पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर्स, निरोधक पदार्थ ब्लॉकिंग एजेंट तथा हार्मोन्स के स्थानीय प्रयोग से अधिक वर्णनात्मकता से प्रभावित किया जाता है। मतलब इनका जो प्रयोग अपन करें ज्यादा से ज्यादा, तो उससे पता चलता है कि किसे एनिमल के अंदर बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अगर उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज आता है इन केमिकल से, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन हो, चाहे वो ब्लॉकिंग एजेंट हो और चाहे वो हार्मोन हो, अगर इनका प्रयोग हम करते हैं उन पर और उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो जो चेंजेस होंगे वो इन्हीं केमिकल की वजह से आएंगे। क्योंकि ये केमिकल जो होंगे, जब हम प्राणी को ये केमिकल देंगे तो वो उनके ब्रेन पे जाके इफेक्ट करेगा और ब्रेन के किसी पर्टिकुलर हिस्से को इफेक्ट करेगा। उसके बाद हम इनका प्रेडिक्शन लेंगे, जब इनको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन पर इस टाइप के जो केमिकल्स है उन्होंने प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से एनिमल के अंदर इस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करती हूँ कि जो रासायनिक जितने भी केमिकल्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं या वो फोरिजिन बाह्य फैक्टर हो सकते हैं। बाह्य फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो उसके शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर से हम उसको दे रहे होते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य फैक्टर। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं कि जो शरीर के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जो कि उस एनिमल की फिजियोलॉजी होती है, और उस दौरान पे बहुत सारे केमिकल्स का निर्माण भी होता है, और वही केमिकल्स जो होते हैं वो उसके उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर उसके बिहेवियर को उद्दीपन करने के लिए काम आ जाते हैं। वैसे तो फिजियोलॉजी से जो बनने वाले फैक्टर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो उसके शरीर के अंदर बनते हैं। फिर भी कुछ अगर इनकी मात्रा हम बाहर से दे दें, अगर हम एनिमल को इन्हीं केमिकल्स की मात्रा बाहर से थोड़ी मात्रा दे दे, कंसंट्रेट मात्रा उनको दे दे, तो उनमें इस तरह का बिहेवियर, कुछ अलग ही बिहेवियर, असामान्य व्यवहार देखने को मिलेगा, और जिसका हम प्रेडिक्शन करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केमिकल को देने से उसमें इस तरह का व्यवहार देखने को मिला है प्राणी के अंदर। माना कि जैसे कि अपने शरीर के अंदर अल्कोहल का निर्माण होता हो, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल का निर्माण हो रहा है और किसी प्राणी के शरीर के अंदर, और हमने बाहर से उसको अल्कोहल दिया, तो उसके शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, वो सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके जो पैर हैं वो लड़खड़ाने लग जाएंगे, उसका जो ब्रेन होगा वो मंदित हो जाएगा, उसका ब्रेन जो होगा वो मंदित हो जाएगा, उसको हर
उसको चक्कर आएंगे, उसको हर चीज डबल डबल दिखने लग जाएगी। तो ये जो होगा वो अल्कोहल के एक्स्ट्रा बाहर से देने से हमको उसका इफेक्ट देखने को, जबकि शरीर के अंदर अल्कोहल बनता है तो उससे उसको ज्यादा इस तरह के बिहेवियर उसके चेंज में देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह का बिहेवियर उसको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शरीर के अंदर जो भी अल्कोहल बनेगा उससे ज्यादा उसकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यही अल्कोहल हम कंसंट्रेटेड माइंड में थोड़ा सा भी अगर बाहर से दे दे तो उसके शरीर में कुछ अलग ही व्यवहार प्रदर्शित करता हुआ वो दिखाई देगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर चेंजेस होंगे, और शरीर के अंदर चेंजेस होंगे उसके ब्रेन पे इफेक्ट जाएगा, और जब उसके ब्रेन पे इफेक्ट जाएगा तो उसका जो व्यवहार होगा, जो उसका बिहेवियर होगा, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इसको नोट्स में पढ़ते हैं। रसायन विभिन्न तरीकों से, मतलब केमिकल जो होते हैं विभिन्न तरीकों से बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर रसायनों वो औषधियों को निम्न, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो, और जो केमिकल्स होते हैं वो निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दो ही प्रकार है, अभी मैंने बताया था कि जो भी केमिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएंगे या फिर वो फोरिजन फैक्टर के अंदर आते हैं। फर्स्ट है कार्यकी कारक फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर आता है एड्रेनलिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, ग्लूटामिक अम्ल को कार्यकी कारक के रूप में जाना जाता है। ये हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, एड्रेनलिन, ये सारे जो हार्मोन्स है ये हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं। ग्लूटामिक अम्ल, अगर आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं इन केमिकल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और ये सारे जो केमिकल्स होते हैं फिजियोलॉजिकल जो साइकिल चलती है या फिजियोलॉजिकल जो चक्र चलते हैं उनके अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः शरीर में पाए जाते हैं। देखो सामान्यतः शरीर में पाए जाते हैं, मैंने बोला ना, जब भी फिजियोलॉजिकल कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, कोई उपपचय क्रियाविधि होगी, गतिविधियां होगी, उसी दौरान इन सारे केमिकल्स का निर्माण हो जाएगा। परंतु जब इन्हें सांद्र खुराक के रूप में पहुंचाया जाता है तो इसे औषधि माना जा सकता है। अगर इसको सांद्र खुराक के रूप में पहुंचाया जाता है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, औषधि मान सकते हैं। जैसे कि आपको कभी खांसी हुई हो, और आप बहुत सारा कफ सिरप पीते हो, खांसी होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कफ सिरप लिख के देखता है। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर ही बन रहे होते हैं, पर उनको बाहर से आपको दिया जाता है। जैसे ही आप कफ सिरप पीते हो तो आपकी खांसी जो होती है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पहले के जमाने में कफ सिरप नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, अल्कोहल को गर्म करके उसके अंदर हल्दी डाल के और फिर उसको दे दिया जाता था। उससे भी क्या हो जाता थी, खांसी जो ठीक हो जाती थी। तो जो चीजें शरीर के अंदर बन रही उनको अगर अपन बाहर से दे दे और उनसे प्राणी के बिहेवियर में फर्क देखने को मिल जाए और वो उनके लिए मेडिसिन का काम करने लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिर हम बात करते हैं बाह्य या विदेही कारक के बारे में। बाह्य या विदेही कारक मतलब फॉरिजिन एजेंट। फॉरिजिन एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारा फॉरिजिन एजेंट होता है रेस्प्रिन। रेस्प्रिन जो होता है वो, क्योंकि ये शरीर के अंदर नहीं पाए जाते इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फॉरिजिन एजेंट बोलते हैं। फॉरिजिन एजेंट जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर थे, जो एजेंट थे, वो हमारे शरीर के अंदर बन रहे थे इसलिए हम उनको फिजियोलॉजी बोल रहे थे। पर ये जो है शरीर के अंदर नहीं बनते इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉरिजिन एजेंट बोलता है। उसमें रेस्प्रिन आ जाता है, फिर आ जाएगा अपना, फिर एक और आ जाता है रेस्प्रिन। रेस्प्रिन के बाद आ जाता है बार्बिट्यूरेटस और एक आ जाएगा लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड, ये जो तीनों होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फॉरिजिन एजेंट के अंदर आते हैं। बाह्य विदेही कारक फॉरिजिन एजेंट रेस्प्रिन, रेसरपिन, बार्बिट्यूरेस्ट, लाइसर्जेनिक एसिड इस श्रेणी में आते हैं। ये सामान्यतः शरीर में नहीं पाए जाते हैं, ये शरीर में नहीं पाए जाते, इनको बाहर से दिया जाता है इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, फॉरिजिन एजेंट बोल रहे हैं। अगर हमें व्यवहार कि सबसे सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली टेक्निक के बारे में पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बिहेवियर में यूज होने वाली सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है तो आप कौन सी बताओगे, पीईटी, प्रोजेस्टेरोन इमिशन टोमोग्राफी। व्यवहार के संबंध में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली तकनीक प्रोजेस्टेरोन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी, प्रोजेस्टेरोन इमिशन टोमोग्राफी है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे अल्टमान। इन्होंने 1974 के अंदर सबसे मान्य मेथोडोलॉजी बताई थी और इन्होंने पांच मेथड्स बताए थे एनिमल बिहेवियर को जानने के लिए, जिनमें से केवल 2 जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हम केवल 2 को ही डिटेल में पढ़ेंगे। जो 2 है वो हमारे सिलेबस में, इसलिए हम 2 को ही डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं, बाकी को हम इसे पढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि अल्टमान जो है ये इन्होंने किसी सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में भी बोला था और उसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो बता रहा हूँ कौन सा सेल ऑर्गेनेलिस है जिसकी डिस्कवरी में अल्टमान का योगदान है। अब बात करते हैं कि इन्होंने कितने विधियां बताई। तो पहली विधि इन्होंने बताई है एर लिबिडम। ये कैसी विधि, ये नेचुरल मेथड है कि एक एनिमल जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का बिहेवियर करता है उसको अध्ययन करने की विधि है एर लिबिडम। हम रेंडमली जाते हैं किसी पर्टिकुलर आवास में जहां पर वो एनिमल्स रह रहे और फिर उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं एर लिबिडम विधि। उसके बाद आती है फोकल एनिमल नाइक प्रिजन। हमें जिस भी एनिमल के बारे में स्टडी करनी है उसके समूह में हम उसको चुनते हैं। चुनने के बाद उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये होती है फोकल एनिमल टेक्निक। उसके बाद आती है क्रम वीक्षण या ताक्षणिक चयन। क्रम वीक्षण या ताक्षणिक चयन, ये जो विधि होती है इसको बोलते हैं स्कैन और इंस्टांटेनियस सैंपलिंग। ये क्या होती है? अभी हमने फोकल एनिमल टेक्निक जो है उसके अंदर देखा था कि जिस भी हमें एनिमल की स्टडी करनी है उसका हम चयन करते हैं और चयन के बाद उसकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें जिस भी एनिमल की स्टडी करनी है उसके समूह में जाते हैं और एक के बाद हर एक एनिमल का चयन करके उसकी स्टडी करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम वीक्षण। मतलब स्कैन करें एक के बाद हर एनिमल को स्कैन करें पूरे समूह को, तो हम उसको बोलेंगे स्कैन सैंपलिंग विधि या टेक्निक या क्रम वीक्षण टेक्निक के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो एक और आती है ऑल ऑकरेंस। ये अपना पूरा एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में जितने भी प्राणी हैं उन सबको हम वो कैसे रह रहे, किस तरह का व्यवहार कर, उन सबका अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल ऑकरेंस मेथड। फिर आता है सीक्वेंस सैंपलिंग। सीक्वेंस सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा इन्वायरमेंट है यहाँ पर एक तरह का समूह है, फिर यहाँ पे दूसरा कोई और जीवों का समूह होगा, फिर यहाँ पे किसी और जीव का समूह होगा और फिर इसमें एक के बाद हम सीक्वेंस में अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके समूह का अध्ययन करते हैं। एक आता है 10 मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक से लगाकर लास्ट तक जितने भी पर्टिकुलर आवास के अंदर एनिमल्स होते हैं उन सबकी स्टडी कर लेते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं 10 मेथड। चलिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बताऊं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से जो है वो 2 मेथड दे रखे। एक तो हमारे सिलेबस में फोकल एनिमल मेथड के बारे में पूछा गया है और दूसरा मेंशन किया गया है स्कैन सैंपलिंग मेथड के बारे में। तो हमें स्कैन सैंपलिंग मेथड को पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है फोकल एनिमल मेथड को पढ़ना है। एक तो फैम को पढ़ना है और एक एसएसएम को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसकी स्टडी करते हैं। अगर हम फोकल एनिमल सैंपलिंग की बात करते हैं तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल का चयन करते हैं। जिसके ऊपर हमें प्रयोग करना है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन का मेन बिंदु है, मेन फोकस जिस एनिमल में है उसका अपन चयन कर लेते हैं और फिर उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, क्या तरह की एक्टिविटी कर रहा है और उसका फिर क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि ये पूरा एक कोई ग्रुप है लंगूर का ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लंगूर है।
इसमें से हमको एक मादा लंगूर के बारे में उसका अध्ययन करना है। हमारा पॉइंट है, हमारा जो आयम है वो है कि जो मादा लंगूर होती है, जो फीमेल लंगूर होती है, वो अपने बच्चे को अन्नप्राशन वीएंग कैसे करवाती, मतलब अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे समूह में से फीमेल लंगूर को, फीमेल जो लंगूर है उसका चयन करेंगे। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। इस विधि में एक प्रतिचयन अवधि में एक ही विशिष्ट जंतु वन इंडिविजुअल प्रेक्षण का केंद्र होता है, यानी व्यवहार के अंकन के लिए एक विशिष्ट सदस्य व्यष्टि को ही वरीयता दी जाती है। मतलब एक ही इंडिविजुअल का हमको सिलेक्शन करना है। मान लीजिए कि हम यह जानना चाहते हैं कि मादा लंगूर अपने बच्चों का अन्नप्राशन कैसे करवाती है। तो अभी मैंने बताया कि हमें वो एक पर्टिकुलर जो समूह है जिसके अंदर लंगूर है, उसमें से हमें मादा लंगूर को पहचाना होगा, फिर उस पर नजर रखनी होगी कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर रही है, और उन सारी एक्टिविटियों को क्या करना है, नोट करना है। अब हमारे फोकस की एक्टिविटी क्या है कि वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती है, उसका अन्नप्राशन कैसे करती है, तो उसी विधि जो है उसी को हम नोट करेंगे। दूसरी जो विधिया होगी, जो भी उसकी एक्टिविटीज होगी, उनको हम नोट नहीं करेंगे। मादा लंगूर अपने बच्चे को किस तरह से दूध पिलाती है, हमें उतनी ही एक्टिविटी को नोट कर लेना है। इसमें यही होता है। चलिए नोट्स में देखते हैं कि कैसे होता है। इसके लिए हम लंगूरों की टोली में वैक्स मादा को चुनना होगा। वैक्स माता जो होगी उसका सिलेक्शन करेंगे। शरीर की बनावट से उसने पहचाना होगा। अब लंगूर के अंदर क्या होता है, फीमेल और मेल जो होती है उन्हें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। तो फीमेल लंगूर जो होती है उसके शरीर की बनावट से हमें पता चलेगा कि वो कैसी होती है, और फिर उसको पहचान के उसकी हम क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन कर लेंगे। तथा फिर उसकी इन्हीं गतिविधियों का अंकन करना होगा जिनमें हमारी रुचि किसमें, हमारी रुचि तो उस एक्टिविटी में है कि वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती है, उसका अन्नप्राशन कैसे करती है। तो हम अन्नप्राशन वेविंग वाली जो विधि है उस पे ही ध्यान रखेंगे, उसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। नायक प्रतिचयन या केंद्रीय जंतु प्रतिचयन तकनीक से अध्ययन करने के लिए प्रयोगकर्ता को कार्य प्रणाली सूत्रबद्ध कर उसकी सख्ती से पालन करनी होती है। एक अच्छे से लाइन टू लाइन हमें अपनी पूरी प्लानिंग को लिखना होता है और उसका पालन करना होता है। दूसरे शब्दों में अपन कहें तो हम उसमें उसके अंदर निम्न चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, तो पहली जो चीज है वो है रुचि के जंतुओं की अलग अलग पहचान करनी। जो भी हमारे रुचि का जंतु है उसके अलग अलग हम पहचान कर लेंगे। रुचि के व्यवहार कृत्यों का पूर्व निर्णय, हमें कौन सी उसकी एक्टिविटी का अध्ययन करना है उसका हम पहले ही डिसीजन ले लेंगे। जैसे कि हमने मादा लंगूर के अंदर उसके बच्चे को अन्नप्राशन कैसे करवाती, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना था, तो उसके बारे में हमने पहले ही निर्धारित कर लिया, पहले डिसीजन ले लिया कि हमें इसी एक्टिविटी को लेना है या फिर हमारा इंटरेस्ट उसी में है। उसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्र में ले जाने हेतु चेक शीट का निर्माण। अब हम उसको फील्ड में ले जा रहे हैं तो हमारे पास एक चेक शीट होनी चाहिए तथा बड़े परिभाषित शब्दों को सूक्ष्म करना, एब्रिविएशन करना पड़ेगा। उसके बाद हर जंतु का पूर्व नियत अवधि प्रतिचयन अवधि तक परीक्षण करना। मतलब ये जो जंतु है उसका हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही परीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। जंतु जितने भी बार रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करे उसकी आवृत्ति व अवधि को नोट कर लेना। माना कि ये मादा लंगूर जो है वो दिन में 10 बार अपने बच्चे को अन्नप्राशन करवाती। कितनी बार, 10 बार करवाती। और 10 बार में कभी वो 2 मिनट करवाती, कभी वो 3 मिनट करवाती, कभी वो 4 मिनट करवाती और कभी वो 1 मिनट करवाती। तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम को भी नोट करना है और वो कितनी बार करवा रही उसकी फ्रीक्वेंसी को भी नोट करना है। टाइम को भी नोट करना है और वो कितनी बार करवाती वो भी देखना है। ये सारी चीजें हमें नोट करनी। जे अल्टमान ने 1974 के अनुसार व्यवहार इकाई प्रतिचयन अवधि तथा केंद्रीय नायक जंतु के सही चुनाव के साथ यह विधि प्रयोग के लिए अति उत्तम है। अगर हम सही जंतु का चुनाव करेंगे, सही जंतु का सिलेक्शन करेंगे तो ये विधि जो होगी सर्वश्रेष्ठ होगी, सबसे बेस्ट मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं स्कैन सैंपलिंग मेथड की। स्कैन सैंपलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एक के बाद एक जंतुओं को
बहुत सारे जंतु को शीघ्रता से उनका फटाफट जल्दी जल्दी उसका क्या करते थे, हम प्रेक्षण कर लेते हैं और एक चेक शीट बनाते और उस चेक शीट के अंदर सारी चीजें नोट कर लेती और उन सारी सदस्य पूरे समूह के अंदर उन सारे सदस्यों की हमारा जो भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की सारी एक्टिविटी को हम नोट कर लेते हैं चेक शीट के अंदर। चलिए पढ़ते हैं क्या है। क्रम विक्षण स्कैन सैंपलिंग मेथड। इस विधि में पूर्व नियत अवधि तक एक के बाद एक अनेक जंतुओं का शीघ्रता से प्रेक्षण किया जाता है। इनके कार्यकलापों को एक ध्यान पूर्वक बनाई गई चेक शीट पर नोट किया जाता है। एक समूह के सदस्य विभिन्न रुचि की गतिविधियों में कितना प्रतिशत समय लगाते हैं, यह अनुमान लगाना इस विधि का महत्वपूर्ण उपयोग है। कि पूरा एक समूह है और इसके अलग अलग जितने भी सदस्य हैं, ये जो सदस्य है वो रुचि की गतिविधियों में कितना प्रतिशत समय लगा, 100% हमारे पास टाइम है, उसमें से कितना लगाते हैं, 20% लगाते हैं, 30% लगाते हैं, 40% लगाते हैं, तो हमें वो देखना है और उसका अनुमान लगाना है। ये सबसे इसका महत्वपूर्ण उपयोग हो जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि हमें जानना चाहते हैं कि एक हिरण का झुंड है। हम क्या जानना चाहते हैं कि हिरण का झुंड है और वो दिन भर में पूरे डे में वो क्या क्या काम करती है, किस टाइप की गतिविधियां करती है और उसका पूरा जो टाइम होता है, या वो एक डे में, या फिर वो एक महीने में, या फिर वो एक वर्ष एक ईयर के अंदर वो कितना उसका क्या बजट रहता है गतिविधियों करने का, उसको हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारी इंटरेस्ट है एक्टिविटी, इंटरेस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको हम चूज कर लेंगे कि हम इसमें इंटरेस्टेड है। फिर हम एक के बाद उन सारे इस पूरे समूह के सारे जितने भी जंतु है उनके अंदर उस विधि का अवलोकन कर लेंगे और फिर उसमें कितना टाइम कितना गैप आता है। जैसे कि जंतु ने हिरण ने पहली बार घास खाने की कोशिश की, फिर वो कितने टाइम बाद वापस से घास खाती है, तो ये जो समय है जो अवधि है इसका भी हम नोट कर लेंगे कि इतने टाइम के बाद उसको घास की नीड पड़ती, इतने टाइम बाद वो घास को खाती। तो इस सारे से हमें पता चल जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर एनिमल है वो अपने पर्यावरण के साथ या अपने आवास के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। उदाहरण, हम यह जानना चाहते हैं कि हिरण के झुंड के सदस्य दिन भर में क्या करते हैं, या दिन, मास या वर्ष के समय उनका क्या बजट है। अन्य विधियों की तरह यहाँ पर भी हमें क्या करने पड़ेंगे, मानदंड तैयार करने पड़ेंगे। हमें कुछ पर्टिकुलर फैक्टर ध्यान में रखने होंगे, उन्हीं के आधार पर हम करेंगे। सबसे पहले क्या करें, वह गतिविधियां चूज करनी होगी जिनमें हमारी रुचि है। समूह के आकार के आधार पर क्रम विक्षण हेतु समय अवधि डिसाइड करनी होगी कि इतने समय में हम इतने जंतुओं का स्कैनिंग कर पाएंगे। और फिर अवकाश की अवधि भी करनी होगी कि ये जो रुचि के जो भी इस गतिविधि एक एक्टिविटी के बाद प्राणी कितनी देर बाद उस एक्टिविटी को दर्शाता है वो भी हमें नोट करना होगा। इन सब का हम क्या कर लेंगे, एक रिकॉर्ड बना लेंगे। क्रम विक्षण के समूह के सभी सदस्यों की गतिविधियों को पूर्व नियत प्रतिचयन अवधियों के दौरान आदर्श रूप से सूर्योदय से सूर्यास्त तक अभिलेखित किया जा सकता है। मतलब हम मॉर्निंग से लगाकर इवनिंग तक सारी एक्टिविटी को नोट कर लेंगे। यदि दिन भर आंकड़े एकत्रित किए हो तो दिन के अंत में आप जान पाएंगे कि कितने प्रकार के या कुल संख्या गतिविधियां नोट की गई और तथा इनसे किसी गतिविधि के प्रतिशत की गणना की जा सकती है। कि हमने पूरे दिन अगर किसी एनिमल की स्टडी की है, पूरे दिन उस एनिमल को नोट किया है, तो हम पता लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम पर जब दिन खत्म हो जाता है उसके अंत में हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितनी एक्टिविटीज की। माना कि उसने कहीं 12 या फिर किसी एनिमल की 15 एक्टिविटी हमारे सामने आ जाए, या फिर इससे ज्यादा भी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और इतनी सारी एक्टिविटियों के बारे में पता चलेगा तो हमें उस पर्टिकुलर एनिमल का पूरा बिहेवियर पता चल जाएगा कि उसका किस तरह का बिहेवियर, वो पूरे दिन क्या क्या अपने एनवायरमेंट के साथ करता है और किस प्रकार के आवास में रहता है, किस प्रकार की वो एक्टिविटी करता है और किस तरह से वो एनवायरमेंट के साथ सामंजस्य बना के रखा हुआ है और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इतनी सारी नॉलेज हमको हो जाती है उसकी इन वीडियो से। इसी प्रकार यदि रिकॉर्ड 15 दिन का हो तो हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 6 महीने का हो उससे भी ज्यादा बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा। और पूरे साल भर एकत्र किए जाए
तो उस विशिष्ट झुंड की गतिविधियों का स्वरूप जाना जा सकता है कि ये पूरा जो हिरण का जो झुंड है वो पूरे साल के अंदर कितनी गतिविधियां करता है, उसकी क्या विशिष्ट बातें हैं, वो सारा का सारा हम उसकी गतिविधियों का स्वरूप जो है वो पता कर लेंगे। तो आज आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने एक तो न्यूरोकेमिकल मेथड को पढ़ा था जो कि ब्रेन फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद अपन ने जो वाइल्ड वाली जो भी है उनके बारे में पढ़ा था। ये 5 प्रकार की होती है जो कि अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दी थी 1774 के अंदर। इनमें से हमारे सिलेबस में फोकल, एनिमल स्टडी, एनिमल सैम्पलिंग स्टडी है और मेथड है। उसके अलावा एक हमारे सिलेबस में स्कैनिंग, सैम्पलिंग मेथड है, और इन दोनों को हमने डिटेल में पढ़ा। फोकल के अंदर हम एक इंडिविजुअल को चुनाव करते, वहीं स्कैन सैम्पलिंग के अंदर हम पूरे समूह को, पूरे झुंड को, पूरे ग्रुप को ही एक साथ एक के बाद उसका परीक्षण करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।